पूजा ने अपने आईएएस के फॉर्म में ये दावा किया कि वो पिछड़े समुदाय या ओबीसी जाति से आती हैं। इस लाइन में कोई दाग नहीं है कि वो ओबीसी जाति से आती हैं, लेकिन वो ओबीसी के क्रीमी लेयर से आती हैं। क्रीमी लेयर यानी ओबीसी के कोटे में भी वो लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। ऐसे क्रीमी लेयर से जुड़े लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ऐसा नियम हमारे देश में इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग असल में हकदार हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिले। जो शिक्षा और संसाधनों के स्तर पर संपन्न हैं उन्हें ये लाभ नहीं मिले, वो जनरल में कम्पीट करें। अब पूजा खेड़कर ने ओबीसी के तहत आईएएस का पर्चा भरा, लेकिन उन्होंने पर्चा भरते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से ये बात छुपाए रखी कि उनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा है। उनकी से तात्पर्य उनके घर की, उनके परिजनों की। जी, जांच में खुलासा हुआ कि पूजा ओबीसी क्रीमी लेयर में आती हैं और वो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं है। इंडिया टुडे के ओंकार बागले की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पाया गया कि पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ कृषि भूमि, 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी, 4 कारें, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और 1 ऑटोमोबाइल फर्म में भागीदारी है। इसके अलावा खुद पूजा के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का भी दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये कि ये जानकारी सामने आई कैसे? दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव का पर्चा भरते हुए उन्होंने एक हलफनामा दिया जो अनिवार्य होता है, जिसमें अपनी संपत्ति चल अचल के बारे में बताया जाता है, मुकदमों के बारे में भी। इस हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई। इन बातों से ये आरोप तो साफ होता है कि पूजा खेड़कर ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर के चलते उठाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया और इसी एक कैटेगरी का लाभ नहीं उठाया, उन्होंने विकलांग लोगों की कैटेगरी का भी लाभ उठाया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हुए उन्होंने दावा किया कि वो दृष्टिबाधित हैं, साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ भी। उन्होंने अपने इन दावों का समर्थन करते हुए अपनी इन विकलांगताओं के मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किए। परीक्षा में सफल हो गई तो उनके पास डिसेबिलिटी के दावों की पड़ताल की जानी थी। दरअसल आप यूपीएससी या कोई भी इम्तिहान किसी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो उसकी सत्यता की पड़ताल करने के लिए मेडिकल जांच करवाई जाती है। इस केस में यूपीएससी ने पूजा से आग्रह किया कि वो दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स से अपनी मेडिकल जांच करवाएं। ऐसे में क्या हुआ ये समझिए। 22 अप्रैल 2022 एम्स में जांच की पहली तारीख पूजा ने कहा उन्हें कोरोना हुआ है, वो नहीं आ सकती। 26 मई 2022 एम्स में जांच की दूसरी तारीख पूजा ने इस बार भी आने में असमर्थता दिखाई और अगली तारीख मांगी। 27 मई 2022 दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी तारीख, पूजा इस बार भी नहीं आई, अगली डेट मांगी गई। 1 जुलाई 2022 एम्स में जांच की एक और तारीख, पूजा इस बार भी नहीं आई। 26 अगस्त 2022 एम्स में जांच की एक और तारीख, पूजा तैयार हुई, कुछ प्राइमरी जांचें हुई। फिर 2 सितंबर 2022 एम्स में एमआरआई जांच की डेट, इसमें उनके दृष्टिबाधित होने की जांच होनी थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ध्यान दें, एमआरआई वो जांच थी जिससे ये साफ हो जाता कि पूजा सच में दृष्टिबाधित हैं या नहीं, और अगर हैं तो आंख में कमजोरी का कारण क्या है। लेकिन एम्स में जांच करवाने के बजाय पूजा ने किसी प्राइवेट क्लिनिक से करवाई एमआरआई की रिपोर्ट यूपीएससी को भेज दी। यूपीएससी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कैट में मुकदमा दायर किया कि पूजा खेड़कर का आईएएस में चयन खारिज किया जाए। 23 फरवरी 2023 को कैट ने यूपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाया और पूजा की नियुक्ति खारिज कर दी गई। अब पूजा आईएएस अफसर नहीं रह जाती, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा खेल पलट गया। जो यूपीएससी पूजा की एमआरआई रिपोर्ट को उठाकर रद्दी के टोकरे में डाल चुका था, उसी यूपीएससी ने उस एमआरआई रिपोर्ट को आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, अभी तक यूपीएससी ने साफ नहीं किया है, लेकिन इसका जवाब देश को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल एक पूजा खेड़कर का नहीं है। सवाल देश की सबसे सम्मानित एग्जाम कराने वाली संस्था की क्रेडिबिलिटी का है, देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया का है, सवाल भारत सरकार के इकबाल का है। पूजा खेड़कर पर लग रहे आरोपों पर आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभरे ने आज तक से बात की। सुनिए क्या कहा। कैट ने कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं करता तो उसका कैंडिडेचर खत्म हो सकता है। उसके बावजूद इनको आईएएस की ओहदा कैसे मिला और वो यहाँ आ गई। आने के बाद भी आमतौर पर जो ऑफिसर होते हैं आईएएस ऑफिसर वगैरह, उनको होम टाउन पेंशन के वक्त मिलता है, आखिरी अपने कार्यकाल के आखिरी में मिलता है, लेकिन इनको प्रोबेशन में ही होम टाउन मिल गया। और उसके बाद आने के बाद उन्होंने जो नाटक शुरू किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे रेड बीकन चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से उनके इस बर्ताव की वजह से ये सब हमारी नज़र गई और ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए।
अब ये सब बीते एक हफ्ते में सामने आया। अब एक और वीडियो है जो वायरल है। ये वीडियो है पूजा के मॉक इंटरव्यू का। दरअसल कई यूपीएससी के कोचिंग संस्थान सिविल सेवा के इंटरव्यू राउंड के लिए एक प्रैक्टिस इंटरव्यू करवाते हैं, जिससे अभ्यर्थी को अंदाजा रहे कि असली इंटरव्यू का माहौल कैसा होगा। पूजा के मॉक इंटरव्यू के हम अंश आपको वीडियो के कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं आपको कि इसमें बात क्या हो रही है। वीडियो में इंटरव्यू लेने वाले पूजा से पूछते हैं कि उन्होंने फॉर्म में अपनी आय शून्य क्यों दिखाई, क्योंकि उनके पापा तो खुद एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इस पर पूजा कहती सुनी जा रही है कि उनके माता पिता सेपरेटेड हैं और वो अपने पिता के साथ नहीं रहती हैं। एक और क्लिप में उनसे उनका काम पूछा जा रहा है तो वो बता रही हैं कि वो डॉक्टर हैं और प्राइवेट क्लिनिक संचालित करती हैं। इन वीडियो को आप देखें तो समझ आता है कि पूजा के क्लेम कुछ अलग हैं और असल में उनकी जो दावे हैं वो कुछ और। इसलिए उन्हें नियुक्ति देने वालों से सबसे अहम सवाल पूछे जाने चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सवाल पूछे जाने चाहिए। फिलहाल इतनी खबर उड़ी तो एक्शन लिया गया। क्या एक्शन? उनका वाशिम जिले में बतौर सुपर न्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही जांच शुरू कर दी गई लाल बत्ती और इन सब से जुड़े प्रावधानों पर। जब पूजा खेड़कर से उनके खिलाफ चल रही चर्चाओं और आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा? मैं वाशिम से जुड़कर खुश हूँ। सरकार ने मुझे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी है। हमने भी पूजा खेड़कर को कुछ सवाल भेजे ताकि उनका पक्ष सामने आ सके। हमारे सवाल क्या है? क्या आपने अपने जूनियर अधिकारियों पर दबाव बनाया कि आपको प्रोबेशन के समय घर, गाड़ी, ऑफिस और स्टाफ मुहैया कराया जाए? क्या आपने अपनी पर्सनल ऑडी पर लाल नीली बत्ती लगाई? क्या आपने आईएएस में शामिल होने के लिए गलत विकलांगता सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया? अगर नहीं तो क्या आप ये बता सकेंगी कि आपको किस स्तर की विकलांगता है और इसको प्रमाणित किसने किया? आपके पास ऑडी कार है, आप डॉक्टर रही हैं, आपके पिता खुद प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। ऐसे में आप पर ओबीसी कोटे में क्रीमी लेयर को छिपाकर गलत लाभ उठाने के आरोप लग रहे हैं। आप इस पर क्या सफाई देना चाहेंगी? इस बुलेटिन के तैयार होने तक हमें उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। यदि कोई जवाब आता है तो हम उनका पक्ष भी आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इतना बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुणे कलेक्टर से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने वाली लबासना ने भी महाराष्ट्र सरकार से पूजा खेड़कर की उन सभी खामियों पर रिपोर्ट मांगी है। खबर है लबासना की फाइनल रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को भेजी जाएगी। लबासना के डिप्टी डायरेक्टर शैलेश नवल ने सामान्य प्रशासन विभाग को कहा है कि मुख्य सचिव सुजाता सोनिक के अप्रूवल के बाद ही रिपोर्ट भेजी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि दो अलग अलग चीजें हैं जिनमें जांच होनी अभी बाकी है। एक तो ट्रैफिक पुलिस जो कार पूजा खेड़कर इस्तेमाल कर रही थी उसके रिगार्डिंग जांच कर रही है। दूसरी ओबीसी का जो मामला है नॉन क्रिमिनल का, उसमें जो मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है वो इस सब में जांच करेगी। उसने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं पूजा खेड़कर से कि किस तरह से पूजा खेड़कर का इस पूरे मामले में कहना क्या है। और तीसरी आखिरी लेकिन सबसे अहम बात, क्योंकि ओबीसी का कोटा 2022 का था, उसमें 554 नंबर का जो आखिरी कैंडिडेट है जिसे आईएएस मिला था, लेकिन पूजा खेड़कर को 821 रैंक था। फिर भी जो हम कहेंगे कि स्पेशली बेंचमार्क रहता है जिसे पीडब्ल्यूबीडी ऐसा कहा जाता है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का जो कोटा रिजर्व रहता है, उसमें से पूजा खुद आईएएस बनी थी। 821 रैंक होते हुए भी उसे आईएएस कैडर मिला था। उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के सर्टिफिकेट्स उसे देने थे वो सर्टिफिकेट उसने सबमिट नहीं किए थे। एक प्राइवेट डॉक्टर से जाके एमआरआई कॉपी उसने सबमिट कर दी। यूपीएससी ने किस बेसिस पे, किस हालात में ये कॉपी को कंसीडर किया, इसका सवाल ना ही अभी यूपीएससी दे रही है, ना ही पूजा खेड़कर के बारे में इस पे कोई बात करना चाह रहा है। अब कुछ सवाल हमारे एक्सपर्ट से। हमारे आज के एक्सपर्ट ने नौकरशाही को करीब से देखा है, कुछ पूर्व नौकरशाह दे रहे हैं इन सवालों के जवाब, ऐसे भी जिन्होंने नए नौकरशाहों को ट्रेनिंग दी है और मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। पहला सवाल, पूजा खेड़कर के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के दावों में विसंगतियां पाई गई। यही नहीं, उनके पिता की चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ बताई गई। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ गई और कहाँ चूक हुई। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। जो मुझे समाचार पत्रों में जो सूचना छपी है और जो रिपोर्टिंग हुई है उसके अनुसार ये एकदम धोखाधड़ी का मामला है। ये इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने अपना क्रीमी लेयर को अवॉइड करने के लिए गलत सूचना अपने फॉर्म में भरी और अपने को क्रीमी लेयर में लेकर आई। और इसलिए जो एफिडेविट फादर ने दिया है उसके अनुसार स्पष्ट रूप से ये क्रीमी लेयर की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए इनका ये सर्टिफिकेट बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेकर बैठी हुई हैं और 5 बार इनको, जैसा समाचार पत्रों में रिपोर्टेड है, 5 बार इनको मेडिकल बोर्ड के सामने आने को कहा गया और ये नहीं आई।
मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत केसेस सुने, अगर आप एक बार भी डिसअपियर नहीं आते तो एक बार और नोटिस आती है, फिर आपका वो जो कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है। ये बहुत सोचने की बात है कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियां थी कि इनको इनके साथ इतनी छूट दी जा रही थी। आपका सर्टिफिकेट की ये हालत, आपका डिसेबिलिटी का आपका सर्टिफिकेट आप दे नहीं, मेडिकल बोर्ड के सामने अपियर नहीं हो रही है, और उसके बाद कोई एक केस लेकर आप जो है आईएएस बन गई। ये बहुत ही सोचनीय स्थिति थी कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहला मामला नहीं है जब डिसेबिलिटी के मामले का दुरुपयोग किया गया है। ये मैं एक मामले को अच्छी तरह जानता हूं, जो अभी हाल में मैं नाम लेने से फायदा नहीं, क्योंकि किसी को बदनाम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हाल ही में वो उनको सेवा से बाहर किए गए, अभी रिजाइन किया उन्होंने। वो आपने सुना होगा, एक आईएएस अफसर यूपी काडर की हैं थे, जो डांस किया करते थे और वीडियो बनाया करते थे और बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ अपने वो जो है वो निकाला करते थे, सॉन्ग निकाला करते थे। वो भी डिसेबिलिटी में सेलेक्ट हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता ये आखिर अफसर लोग ये देखते क्यों नहीं है कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर आप आ रहे हैं, आप डिसेबिलिटी प्रेजेंट तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल दिख तो रहा ही नहीं है। और ऐसी डिसेबिलिटी जो बिल्कुल ही आपको सामान्य की तरह दिखाए, उसके आधार पर कोई भी अगर ये सर्टिफिकेट लगा के ले आता है, फायदा उठा रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारे प्राविधानों का समझ लीजिए वायलेशन है। और इसमें उन लोगों ने जिन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, वो भी दंडित किए जाने काबिल है, और इनकी सेवा तो समाप्त होनी ही चाहिए। नहीं, ये तो एक इसी अगर ये तथ्य सही है जो इंक्वायरी के बाद ही पता लग सकता है, बिकॉज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे तो कुछ कमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सत्य है तो देन ऑब्वियसली शील आई मीन लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो बड़ा जाहिर सी बात है, अगर आपने झूठ बोल के या आपने कोई चीज गलत तथ्य आपने अगर दिए हैं और वो तथ्य पकड़े जाते हैं, तो देन यू आर बाउंड टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है डिस्कशन का। अगर आपने फैक्ट्स को छुपाया है और फैक्ट्स को छुपा के आपने कोई पोजीशन हासिल की है, तो जैसे ही वो फैक्ट्स नजर आएंगे तो यू विल लूज योर जॉब। अगला सवाल, खेड़कर ने बाहरी सेंटर से एमआरआई कराया और रिपोर्ट जमा की, जैसे यूपीएससी ने खारिज कर दिया। इसके बाद उनके चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई। बावजूद इसके उनकी नियुक्ति आईएएस के तौर पर हुई। जब बातें सामने आई तब से यूपीएससी की चयन समिति पर सवाल उठ रहे हैं। इस विसंगति को कैसे देखा जाए? देखिए, ये खुली तौर पर ये नियमों का वायलेशन है और मिली भगत है। देखिए, कहीं कोई आप हमारे देश की ये दुर्दशा दुर्भाग्य से हो गई है कि आप बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों से भी आप कोई उच्च आचरण की अपेक्षा मत करिए। क्यों? मैं दुर्भाग्य है, मतलब मुझे दुख है कहते हुए, और मुझे बड़ा शर्म आती है कि हम लोग इस बड़ी सेवा में इतने साल रहे हैं, देश के सर्वोच्च पदों बैठे रहे, कि लोग ऐसे ऐसे लोग अब यूपीएससी में मेंबर और चेयरमैन बनते हैं जो उसके काबिल बिल्कुल नहीं। लेकिन राजनीतिक जो हमारे देश में जो राजनीति का दखल चल पड़ा है, सिफारिश का युग जो आ गया है, आज यहाँ देश में कुछ भी संभव। मैंने आपसे पहले कहा, हमारे देश में कहते हैं लोग ये ऐसा देश जहाँ कुछ भी संभव है, और कुछ भी में भी आप कुछ भी सोच लीजिए तो सब संभव है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज मेरे पास न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अलावा कोई और ऐसा तथ्य मेरे सामने नहीं है कि मैं इस पे कमेंट कर सकूं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि यूपीएससी की सिलेक्शन बहुत फेयर होती है। और देखिए, जो मैं कमेंट कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ कि जो बिहेवियर रहा पूजा का एक ऑफिसर ट्रेनी की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर साल 500 करीब ऑफिसर ट्रेनीज फाउंडेशन कोर्स में आते हैं, करीब 200 ऑफिसर ट्रेनीज फेज 1 करते हैं, करीब 200 ऑफिसर ट्रेनीज डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि हर रोज हो रहा है, ये ऐसा भी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है। तो अगर ये है तो ये एक एबरेशन है, और इस एबरेशन को स्ट्रॉन्गेस्ट शब्दों में कंडेम करना चाहिए, और किया भी गया है। और निश्चित तौर पे एकेडमी के डायरेक्टर इस पे एक्शन लेंगे, बिकॉज एकेडमी ही है वो अथॉरिटी, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं होती सर्विस में तब तक डायरेक्टर इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और एक रिपोर्ट निश्चित तौर पे आई एम श्योर रिपोर्ट मांग ली होगी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, और वो रिपोर्ट आएगी, उसमें जो विसंगतियां पाई गई, बिकॉज जो कॉन्डक्ट है एक आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी का, नेचुरली जो विजुअल्स आए हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्लियर दिखाती हैं कि जो ये बिहेवियर था, दिस इज नॉट conduct becoming of an officer training.
तो निश्चित तौर पे इसको स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हैज टू बी टेकन। अगला सवाल, हैंडीकैप्ड कोटे में चयन के नियम क्या हैं? देखिए, इसकी बड़ी डिटेल परिभाषाएं दी हुई हैं, किस कैटेगरी के हैंडीकैप को कितना वेटेज मिलता है। तो आप ये विश्वास मानिए कि जो डिसेबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में, जिसे कहते हैं कि आपको और लोगों से अलग करती हो। ये छोटी मोटी चीजें ये बिल्कुल इग्नोर, ये बिल्कुल इसमें परिभाषा में आती ही नहीं। और जो जिस तरह का इनका पर्सोना है, जिस तरह की इनकी वो बिहेवियर है, और जैसा मैंने आपको एक केस बताया यूपी का, जो अब तो रिजाइन करके उनको बाहर कर दिया गया, वो भी यही हालत थी। आप डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं और आप फिजिकल डिसेबिलिटी दिखा रहे हैं अपनी, किसी को दिखता ही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में पता नहीं क्या हो गया कि ये सीधी सीधी चीजें। एकेडमी में जब गए थे ये, तो एकेडमी में डायरेक्टर को, बाकी लोगों को देखना चाहिए ना कि आप किस डिसेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। मेडिकल बोर्ड के सामने जब ये गए तो उसमें देखना चाहिए था किसी को, भाई किस तरह से आप डिसेबल है। ये लगता है कि हमारे सिस्टम में सब कुछ चलता है। पूजा खेड़कर पर बस ये आरोप नहीं लग रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार या कदाचार किया। हमने ये भी बताया कि बतौर नौकरशाह उन्होंने किस किस्म की डिमांड अपने कनिष्ठों के सामने रखी। इसके पहले भी आपने देखा कि दिल्ली के एक IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा ने सिर्फ अपने कुत्ते को टहलाने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को एक नियत समय के लिए खाली करवा लिया था। पूर्व IAS और फिल्म एक्टर अभिषेक सिंह ने भी IAS रहते हुए अपनी सरकारी गाड़ी पर गुजरात चुनाव के समय ऑब्जर्वर लिखवाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उनको लेकर भी कई इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं इन अधिकारियों पर कि वो अपनी प्रचार प्रक्रिया में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। पद के दुरुपयोग के इस तरह के इल्ज़ाम चंद उदाहरण हैं, और भी कई अधिकारियों पर आरोप लगे। और इसकी वजह से होता क्या है कि वो सारे सिविल सर्वेंट्स जो रात दिन मेहनत से काम कर रहे हैं, देश की नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ बैठकर न्याय दे रहे हैं समाज के सभी वर्गों को, और समाज के सभी वर्गों से आने वाले ये IAS अधिकारी, उनको भी लोग इस नज़र से देखते हैं, जबकि ये दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। ऐसी एक IAS अधिकारी हैं जो विकलांगता को चुनौती देकर IAS बनी और टॉप किया था। आप उनकी बात सुनिए तो समझ में आएगा कि क्या फ़र्क है इन IAS ऑफिसर्स में और उन IAS ऑफिसर्स में। मेरे हिसाब से शब्द से ज़्यादा उसके पीछे आपकी जो भावना है उसका फ़र्क पड़ता है। तो एक्ट्स पर एक्ट अभी भी डिसेबल्ड ही बोला जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक जगह आप डिसेबल्ड हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली डिसेबल्ड हो दुनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरा ये मानना है शब्द से ज़्यादा उसके पीछे जो इंटेंट है वो मैटर करती है। इंटरनेशनल उसमें अभी भी डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड ही बोला जाता है। कन्वेंशंस जो हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की ही है। सो इट इज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इट इज़ नॉट डिसेबल्ड पीपल। तो बस रिकग्निशन इस बात की है कि आप में कोई एक चीज़ है जो बाकी लोगों से थोड़ी कम काम करती है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली बाकी लोगों से कम हैं। तो अगर आप विकलांगता भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा पोलाइटनेस वाली चीज़ है, लोग अच्छा सोचना चाहते हैं इसलिए बोलते हैं कि आप सिर्फ दिव्यांग बोलिए, बट टेक्निकली ये गलत नहीं है। पर एक चलन है सोशल मीडिया पर इन दिनों, जहाँ पर कुछ अधिकारी अतिरिक्त सक्रिय दिखते हैं, अपने काम की रीलें बनाते हैं और उसका बाकायदा प्रचार प्रसार करवाते हैं। एक अलग किस्म की धमक चल रही है, कुछ लोगों को ये प्रेरित करती है, पर कुछ लोगों को लगता है कि जब ये रीलें बनाने में ही खर्च होते हैं तो काम कब करते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, बिकॉज एक जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है सिविल सर्विस का, वो एनोनिमिटी है। सिविल सर्विस सर्वेंट जो हैं, हम ड्यूटी होल्डर्स हैं, हमें अपने काम के लिए बकायदा सैलरी मिलती है, बकायदा वी आर प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल जो कॉन्डक्ट है, प्रोफेशनल एथिक है, उसके अंदर एनोनिमिटी और रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या UPSC में भी उसी तरह काम होता है जिसकी वानगी हम NTA समेत तमाम दूसरी एजेंसियों में देख चुके हैं। इस सवाल को गुनिएगा, हम भी गुनेंगे जब आपकी उम्मीद रखेंगे उनसे जो सरकार चलाते हैं और हमारी सहूलियत के लिए हम पर नौकरशाह बिठाते हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक कविता सुने जाइए। कवि हैं मदन कश्यप और कविता का शीर्षक है नौकरशाह कवि। होते थे कभी दरबारी, अब तो होते हैं नौकरशाह कवि। जनता का दुख दरबार तक नहीं, दरबार की चमक दमक और रौब-दाब जनता तक पहुंचाते हैं नौकरशाह कवि।
शब्दों की चमक निचोड़कर अपने जूते चमकाते हैं नौकरशाह कवि और दावा करते हैं कि संस्कृति की पृथ्वी कैसे नाक के फण पर नहीं, कच्छप की पीठ पर नहीं, उनके जूते की नोक पर टिकी है। ये तंज है उन पर जो शक्ति का गुरूर पालते हैं, पर यह कतई भ्रम न पालिएगा कि सब ऐसे हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कई नौकरशाहों को, कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ जो ना दिन देखते हैं ना रात, जनता की सेवा करते हैं और जिन्हें ये पता होता है कि अशोक की लाट के नीचे बैठने का मतलब क्या होता है। मतलब सब तक पहुँचे तभी शक्ति के स्रोत के होने का कोई मतलब है, क्योंकि शक्ति के साथ संपन्नता नहीं, जिम्मेदारी आती है, आता है कर्तव्य। ललन टॉप पर खबरों का सिलसिला यूं ही आता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।